हम आज सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को EIM इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेज़रमेंट के बारे में पढ़ाएंगे कि ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेज़रमेंट का यूज़ क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है। इट मीन्स का फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है, जिसके थ्रू आप इंट्रोड्यूस होंगे EIM इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेज़रमेंट सब्जेक्ट से। तो आज हम आपको उस सब्जेक्ट का इसमें हमको जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसा कि आप जानते हैं आपके फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनका मेज़रमेंट करने के लिए हम फंडामेंटल फिज़िकल यूनिट्स का यूज़ करते हैं। उसी तरह से जो हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, लाइट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, इन सभी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेज़रमेंट करने के लिए ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जिससे कि आप इन क्वांटिटीज़ से इंट्रोड्यूस हो जाएं कि कितनी तरह की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ होती हैं और कितनी तरह की उनकी यूनिट्स होती हैं। इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का मेज़रमेंट हम किस तरह से करते हैं और किस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की क्या पर्टिकुलर यूनिट होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है किसी भी सर्किट में, उसकी जो इलेक्ट्रिक यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। इट मीन्स हम इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेज़रमेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में मेज़र करते हैं। तो इन्हीं सब बातों को हम इस EIM सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक ऐसी डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट मीन्स डिवाइस जिसके हेल्प से हम मेज़रमेंट प्रोसेस कंप्लीट करेंगे या इस मेज़रमेंट प्रोसेस की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। उसी डिवाइस को या उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को ये हम इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब हम बात करते हैं मेज़रमेंट क्या है, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि, जो भौतिक राशि है, अज्ञात भौतिक राशि, इट मीन्स कोई हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमें पता नहीं है कि वो कितनी है। जैसे अज्यूम कीजिए आप किसी शॉप पे जाते हैं शुगर परचेज करने के लिए, तो उस कंडीशन में जो शुगर वाला होता है या जो शॉपकीपर होता है वो एक बात का यूज़ करता है, किलोग्राम का, ग्राम का या मिलीग्राम का। जिस भी क्वांटिटी में आपको वो फिजिकल क्वांटिटी परचेज करनी होती है, जिस यूनिट में, वो उस यूनिट का बाट रखता है उस पे, अपने तराजू पे। और आज तो जो हमारे पास कंपेयर सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपेयर सिस्टम है, तो उसमें किसी भी बाट का यूज़ नहीं किया जाता है। तो अगर आपको किलोग्राम में शुगर परचेज करनी है तो वो किलोग्राम का बाट रखेगा और उससे आपको मेज़र करके दे देगा। तो ये एक प्रोसेस है मेज़रमेंट, जिसको हम मापन कहते हैं। इसमें जो हमारी अननोन फिजिकल क्वांटिटी है उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। उसी फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करने के बाद हम ये बताते हैं कि जो हमने फिजिकल क्वांटिटी परचेज करी है, इट मीन्स 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, तो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 5 है वो क्या है, किलोग्राम जो हमारा यूनिट है उस यूनिट का 5 टाइम्स है। इट मीन्स जो आपने शुगर परचेज किया है उस शुगर की यूनिट कितनी है, किलोग्राम है, और ये कितने टाइम है, 5 टाइम है। इट मीन्स किलोग्राम यूनिट का 5 टाइम आपने शुगर परचेज किया है। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था मेज़रमेंट का, ठीक है। देन हम बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापक उपयंत्र, ठीक है। मापक उपयंत्र क्या है, वह देखिए, अब आपने ये डिफिनेशन देख ली कि वह युक्ति, इट मीन्स एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू जो मापन की प्रक्रिया है, इट मीन्स मेजरमेंट का प्रोसेस है, वो कंप्लीट किया जाता है। उस पर्टिकुलर डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे एमीटर क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से हर एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए अपना सेपरेट जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है। देन अब बात करते हैं मापन के मानक जो है, ठीक है। मापन के जो हमारे मानक है, स्टैंडर्ड्स क्या है हमारे मेजरमेंट का। तो आज जो हम इस स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ कर रहे हैं, SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, तो SI सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है।
नेशनल सिस्टम। इस एसआई सिस्टम में जो हमारी मापक प्रणाली है वो 3 तरह की है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। सेकेंड है सीजीएस सिस्टम एंड थर्ड वन है हमारा एफईएस सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम यूज कर रहे हैं एमकेएस सिस्टम का, एमकेएस सिस्टम मीन्स मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। सेकेंड जो है हमारा सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। और थर्ड जो है हमारा एफपीएस, इट मींस फुट, पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम। तो जो हमारा फर्स्ट वन है एमकेएस सिस्टम, इस एमकेएस सिस्टम में जब हम कोई मेजरमेंट प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो जो मापी जाने वाली हमारी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो या तो मीटर में होती है या किलोग्राम में होती है या सेकेंड में होती है। सेकेंड वन हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। इस सिस्टम में जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, एज्यूम कीजिए किसी बॉडी का लेंथ मेजर कर रहे हैं तो वो लेंथ सेंटीमीटर में होगी। सेकेंड वन जो हमारा लास्ट है वो है एफपीएस सिस्टम, इट मींस फुट, पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम। जैसा कि आपने देखा होगा प्रैक्टिकली कहीं कहीं भी लेंथ का मेजरमेंट फुट में किया जाता है, तो इस एफपीएस सिस्टम का यूज जो है यहाँ पे बहुत कम किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फुट और पाउंड में वेट मेजर किया जाता है, केक वगैरह, और सेकेंड में टाइम मेजर किया जाता है। यहाँ एक चीज कॉमन है कि जो ये सेकेंड है वो हर एक जगह टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी के प्लेस पे मीटर, सेंटीमीटर, फुट, किलोग्राम, ग्राम और पाउंड, ये लेंथ और मास जो भी मेजरमेंट है इनकी यूनिट अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे मेजरमेंट है, मेजरमेंट का क्या डिफिनेशन है। सेकेंड आपने देखा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। थर्ड आपने देखा स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, जो हमारा स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का वो क्या है, ठीक बच्चों। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, बेसिकली जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही है डेली यूजेस की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, उनका मेजरमेंट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है और किस यूनिट में उसका मेजरमेंट करते हैं, अब हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसको विद्युत धारा के नाम से जानते हैं, ठीक है। विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? हम विद्युत धारा कहते हैं। इस विद्युत धारा के मेजरमेंट के लिए एमीटर, किस डिवाइस का यूज किया जाता है? एमीटर का यूज किया जाता है, तथा यह एमीटर जो है वो हमें एम्पियर में, मिली एम्पियर में, मेगा एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में करंट के मेजरमेंट को बता सकता है, ठीक है। ये जो एमीटर यूज किए जाते हैं, इन एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है। और ये किसी स्टैंडर्ड या आइडियल जो हमारा एमीटर होगा उस आइडियल एमीटर से कैलिब्रेट किया गया होगा, इट मीन्स कंपेयर करके बनाया गया होगा, ठीक है। तो एमीटर का जो भी इंट्रोडक्शन है वो नेक्स्ट यूनिट में है आपके एमीटर एंड वोल्टमीटर, तो उसमें हम पढ़ेंगे। अभी आपको ये पढ़ना था कि इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट एमीटर के थ्रू किया जाता है, और ये एमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करके बताता है वो एम्पियर, मिली एम्पियर, मेगा एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। देन सेकेंड आता है हमारा इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वोल्टमीटर। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वोल्टमीटर, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को या इलेक्ट्रिक वोल्टेज को मेजर करता है। ये वोल्टमीटर किस में मेजर करके देता है? यूनिट में, या तो वोल्ट में देगा
मेगा वोल्ट में देगा, किलो वोल्ट में देगा, ठीक है। तो इस तरह से वोल्ट मीटर हमारे यूनिट को मेजर करके बताता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी सर्किट के अक्रॉस। देन थर्ड वन आता है हमारा रेजिस्टेंस क्या है, अवेलेबिलिटी या क्वालिटी ऑफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इट मीन्स विद्युत धारा के प्रवाह की अवरोध करने की जो क्वालिटी है, जो प्रक्रिया है, उसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। तो इस प्रतिरोध के मेजरमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है ओम मीटर का, ओम मीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है, मेगर का यूज किया जाता है या मेगर मीटर का यूज किया जाता है। बेसिकली जो यूज की जाती है डिवाइस वो है हमारी ओम मीटर। तो ये ओम मीटर कैसे वर्क करती है अब इसके बारे में हम जानते हैं। जो हमारा अननोन रजिस्टर है, ठीक है, देखिए रजिस्टर और रेजिस्टेंस यहाँ पे दो टर्म्स आपने सुने होंगे। पहला क्या है रेजिस्टेंस और दूसरा क्या है रजिस्टर। रजिस्टर इज अ पर्टिकुलर डिवाइस और रेजिस्टेंस इज द क्वालिटी ऑफ दिस डिवाइस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, उसकी क्वालिटी है, बट रजिस्टर क्या है, एक पर्टिकुलर डिवाइस है। तो किसी रजिस्टर का, अननोन रजिस्टर का जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड नहीं है, तो उस रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम ओम मीटर का यूज करते हैं। ओम मीटर रेजिस्टेंस को हमारे ओम में, मेगा ओम में रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, जो हमारा दोलन की संख्या है, ठीक है। इट मीन्स जो हमारा रोटर अल्टरनेटर जो रोटेट कर रहा है वो 1 सेकेंड में कितना रोटेशन ले रहा है, ठीक है। तो इस रोटेशन को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जा रही है, इट मीन्स वो कहला रही है हमारी फ्रीक्वेंसी, और इसको मेजर करने के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज किया जाता है। ये फ्रीक्वेंसी मीटर क्या करता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रिक सप्लाई की या अल्टरनेटिंग सप्लाई की, वो हर्ट्ज में हमें बता देता है, मेगा हर्ट्ज में बता देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी मीटर के थ्रू अपनी फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए हम इंडक्टेंस मीटर का यूज करते हैं, कैपेसिटेंस के मेजरमेंट के लिए कैपेसिटेंस मीटर का यूज करते हैं, और नेक्स्ट है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर को मेजरमेंट करने के लिए हम पावर फैक्टर मीटर का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं उनके मेजरमेंट के लिए जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे थे आपने उसके बारे में पढ़ा। तो बच्चों अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कितने तरह का होता है। तो फर्स्ट इसको हमने बनाया है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, अब इस बात को आप समझिए। तो प्राइमरी हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक उपयंत्र। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज हम डेली यूजेस के लिए नहीं करते। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का यूज सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी में किया जाता है, प्रयोगशालाओं में किया जाता है स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करने के लिए। इट मीन्स ये जो इंस्ट्रूमेंट है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, इसका यूज मेजरमेंट के लिए नहीं किया जाता है, इसका यूज कैलिब्रेशन के लिए किया जाता है। जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाए जा रहे हैं उन इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन, इट मीन्स तुलना करने के लिए इन प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। इन प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में एरर के चांसेस 0% होते हैं। इट मीन्स इनमें कोई एरर नहीं होता है। ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि कोई भी एरर नहीं होता है, इसमें इट मीन्स मिनिमम कंडीशन होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारे एरर की वो मिनिमम होती है, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की, जो हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट इनका यूज हम बेसिकली मेजरमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट किसी ना किसी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से तुलना करके, कंपेयर करके, कैलिब्रेट करके बनाए जाते हैं, ठीक है।
ये जो हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हैं ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, सूचक उपयंत्र। सेकंड होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, ये हमारे जो डेटा है इसको रिकॉर्ड करके अपने अंदर जो है स्टोर कर लेते हैं। इट मींस इसमें एक स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए इसे हम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और थर्ड होता है हमारा इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटेड इसको हम बोलते हैं समाकलन उपयंत्र। ठीक है, इस तरह के जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो ग्राफ के थ्रू हम जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसको प्रदर्शित करते हैं। या ये कहिए कि जो हम माप रहे हैं, जिस भी राशि का हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस राशि का एक ग्राफ हमें ये रिप्रेजेंट करके देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, दूसरा क्या है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का यूज हम बेसिकली मेजरमेंट के लिए नहीं करते हैं। इस प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का यूज हम कैलिब्रेशन के लिए करते हैं, कंपैरिजन के लिए करते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए करते हैं। सेकेंड आपने देखा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 पार्ट में किया गया है। फर्स्ट क्या है, इंडिकेटिंग, सूचक उपयंत्र। तो इस तरह के जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे, वो क्या करते हैं, किसी पॉइंटर के थ्रू स्केल पे जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं जिस भी क्वांटिटी का, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स अगर एज्यूम कीजिए कि कोई एमीटर है तो उस एमीटर की एक कैलिब्रेटेड स्केल होगी और इस स्केल पे इस तरह से रीडिंग लिखी होगी और इस रीडिंग पे एक पॉइंटर लगा होगा। इस पॉइंटर के थ्रू जो भी हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, सूचक उपयंत्र हमको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करके बता देगा या मेजर करके बता देगा। सेकेंड आता है हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जैसा कि आपने कैलकुलेटर, ईसीजी मशीन, इस तरह के मशीनों को देखा है, तो ये जो भी मेजरमेंट करते हैं उसको अपने एक स्टोरिंग मेमोरी के थ्रू या स्टोरेज कैपेसिटी के थ्रू अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है सेकेंड टाइप रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। थर्ड होता है इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, सिंपली हमारे लिए ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। तो जैसा आपने देखा होगा ईसीजी मशीन के थ्रू हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है या जो हमारा एनर्जी मीटर होता है। तो इस तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे वो इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। ऐसे उपयंत्र किसी निश्चित अवधि के लिए, इट मीन्स एक फिक्स टाइम के लिए जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का हम मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, उस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे एनर्जी मीटर है हमारा, तो एक फिक्स टाइम के लिए, इट मीन्स मॉर्निंग टू इवनिंग के लिए हमारी रीडिंग अलग शो करता है और इवनिंग टू मॉर्निंग के लिए देन हमारी रीडिंग अलग शो करता है। तो इट मीन्स वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वर्क कर रहा है, ना कि 24 आवर्स वर्क कर रहा है। वो 24 आवर्स ऑपरेटिंग पीरियड में है, बट उसमें जो मेमोरी है या जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसके थ्रू हम उसकी पर आवर की जो रीडिंग है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं या जो हमारे सूचक उपयंत्र हैं, इनको रनिंग करने के लिए किन जो हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको रन कराने के लिए किस टॉर्क की या किस बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, इट मीन्स जो हमारा सूचक उपयंत्र है उसको वर्क करने के लिए किन किन बेसिक फंडामेंटल की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स इसको वर्क कराने के लिए ऐसे कितने सिस्टम है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो पहला जो है हमारा वो है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। फर्स्ट
डिफ्लेक्टिंग सिस्टम की। तो डिफ्लेक्टिंग सिस्टम का जो वर्क है वो हमारे जो पॉइंटर है, एक्चुअल में डिफ्लेक्टिंग सिस्टम क्या कर रहा है, एक स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है हमारे इंस्ट्रूमेंट में। एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे हमने एक करंट कॉइल लगा दी है और इस करंट कॉइल के पास हमारा ये पॉइंटर इस तरह से सेट है, ठीक है। अब इस पॉइंटर के चारों तरफ क्या लगा हुआ है, कोई मेटेलिक मटेरियल लगा हुआ है, इट मीन्स कोई चुंबकीय पदार्थ लगा हुआ है, ठीक है। जिस कंडीशन में इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है आई, तो जब ये करंट फ्लो होगी आई तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी फाई। इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर पे जो हमारा डिफ्लेक्टिंग एलिमेंट लगा हुआ है उस एलिमेंट पे एक फोर्स अप्लाई करेगा और दोनों का रिजल्टेंट ये होगा कि इस जो हमारा मेटेलिक मटेरियल है उसमें भी एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के आपसी रिएक्शन की वजह से पॉइंटर पे एक फोर्स अप्लीकेबल होगा और पॉइंटर हमारा मूव करेगा। तो ये जो सिस्टम है हमारा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, ये बेसिकली हमारे इंस्ट्रूमेंट में एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हमारे पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करता है। तो ये सिस्टम जो है हमारा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम या विक्षेपण प्रणाली कहलाता है, ठीक है। सेकेंड अब बात करते हैं कंट्रोलिंग सिस्टम। तो इस कंट्रोलिंग सिस्टम में हम बात करते हैं, एज्यूम कीजिए कि हमारा डिफ्लेक्टिव सिस्टम किसी इंस्ट्रूमेंट में वर्क कर रहा है। इस तरह से हमारा कोई कैलिब्रेटेड स्केल लगा हुआ है और इस कैलिब्रेटेड स्केल के बगल में लगा हुआ है हमारा पॉइंटर। जब हमने इस मैग्नेटिक कॉइल को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, इट मीन्स यहाँ पे एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्रिएट हो गया है। तो अब इस पॉइंटर को अपने फिक्स क्वांटिटी के बाद स्टॉप करने की रिक्वायरमेंट है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जब हमने सप्लाई को हटा दिया तो सप्लाई के हटाने के बाद जो हमारा पॉइंटर है वो अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस भी आना चाहिए। तो इसे वापस ले आने के लिए और इसे ओवर एक्सेस डिफ्लेक्ट ना होने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग सिस्टम का या नियंत्रण प्रणाली का। ये कंट्रोलिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे जो पॉइंटर है उसके डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है और आफ्टर द सप्लाई को कट करने के बाद जो हमारा पॉइंटर है उसको अपनी इनिशियल पोजीशन पे ले आता है। तो ये हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम है, ठीक है। इस कंट्रोलिंग सिस्टम में जो हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल। तो स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम, जो स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम है इसकी क्या फंक्शनिंग है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम में पॉइंटर के साथ एक ट्विस्टेड स्प्रिंग का यूज कर दिया जाता है और ये ट्विस्टेड स्प्रिंग क्या करती है, जब हमने इसको सप्लाई से कनेक्ट किया तो ये डिफ्लेक्ट हुआ पॉइंटर हमारा और पॉइंटर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है और स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में जड़त्व के कारण जो है इनिशियल पोजीशन पे पॉइंटर को ले आना चाह रही है। तो यहाँ पे हमारा एक कंट्रोल सिस्टम वर्क कर रहा है और स्प्रिंग कंट्रोल के थ्रू हम अपने पॉइंटर को कंट्रोल कर रहे हैं। जब हमने सप्लाई हटा दिया, इट मीन्स यहाँ पे हमने करंट फ्लो कराना बंद कर दिया, उस कंडीशन में जो हमारी स्प्रिंग है वो फिर से अपनी इनिशियल कंडीशन में आएगी और इनिशियल कंडीशन में आने के साथ स्प्रिंग के हमारा पॉइंटर जो है 0 पे आ जाएगा। ये जो सेटलमेंट किया जाता है स्प्रिंग का, वो अपना मेजरमेंट किया जाता है, उसका कैलकुलेशन किया जाता है कि जो स्प्रिंग है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, जड़त्व कितना होगा, वो अभी आपको नहीं जानना है। आपको ये जानना है कि ये कंट्रोल सिस्टम, जो स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम है, उसकी बेसिक फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या था, वह कंट्रोल सिस्टम जिसमें जो हमारा संकेतक है, इट मीन्स इंडिकेटर है, उस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए एक स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। इस सिस्टम को स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली या स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इस स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम में हमारे जो पॉइंटर है उस पॉइंटर के साथ
एक स्प्रिंग लगा दी जाती है। यह स्प्रिंग पॉइंटर के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट करती है। इट मीन्स अगर पॉइंटर राइट मूव कर रहा है तो स्प्रिंग उसको लेफ्ट मूव कराएगी। ठीक है, तो ये एवं इसको सप्लाई के कट होने के बाद या हटाने के बाद पॉइंटर को अपने प्रारंभिक स्थिति में ले आने का कार्य भी करती है। तो ये स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम हमारा हो गया। स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम के बाद हमारा आता है ग्रेविटेशनल कंट्रोल सिस्टम, ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। तो ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम क्या है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम सिंपल सी बात है, जैसा कि आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट को फ्री फॉलिंग की कंडीशन में या हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ले जाके छोड़ देते हैं तो उसको अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है कि हमारे अर्थ की जो फोर्स है उसे इसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो इस ग्रेविटेशनल कंट्रोल सिस्टम में हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और अपने इस पॉइंटर के साथ एक वेट लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम पॉइंटर के साथ वेट लगा देते हैं। तो ये वेट कैसे होता है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर लगे होते हैं 90 डिग्री के कंडीशन पे, और ये अर्थ जो है ये हमारा फर्स्ट वेट होता है, ये सेकंड वेट होता है। एक वेट वर्क करता है हमारे पॉइंटर को बैलेंस करने के लिए और दूसरा वेट करता है कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए इसकी फंक्शनिंग क्या है। जब हम पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कर रहे थे तो पॉइंटर हमारा इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमारा वेट इधर मूव कर रहा है, और ये जैसे ही हमने सप्लाई हटाई तो वेट हमारा कहाँ जाना चाहेगा, अपने इनिशियल पोजीशन पे। और इस तरह से हमारा जो गुरुत्व नियंत्रण विधि है या ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम हमारे पॉइंटर को कंट्रोल करने के साथ ही साथ सप्लाई के हटाने के कंडीशन में उसको उसके इनिशियल पोजीशन पे ले आती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा डैम्पिंग सिस्टम। ठीक है, डैम्पिंग सिस्टम क्या है, इसको हम हिंदी में अवमंदक प्रणाली भी बोलते हैं। तो डैम्पिंग सिस्टम की फंक्शनिंग अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब डैम्पिंग देखिए, अभी आपने फर्स्ट देखा कि हमारा जो पॉइंटर है उसको मूव करने के लिए फर्स्ट क्या है, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती थी। मूव करने के बाद पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती थी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सप्लाई की क्वालिटी या कह लीजिए क्वांटिटी ऐसी होती है कि हमारा जो पॉइंटर है वो एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच के क्या करने लगता है, ऑक्सीलेट करने लगता है, ऑक्सीलेशन करने लगता है। इट मीन्स वो स्टडी स्टेट पे नहीं आता है। ठीक है, तो इस पॉइंटर को स्टडी स्टेट पे ले आने के लिए या अपनी क्वांटिटी के सही से मेजरमेंट के लिए हमें डैम्पिंग सिस्टम का यूज करना पड़ता है। ये डैम्पिंग सिस्टम क्या करता है, जो हमारे पॉइंटर का ऑक्सीलेशन है उसको ख़त्म करता है और हमारी क्वांटिटी को मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, सूचक उपयंत्र के में का वह सिस्टम, ठीक है, जो कि संकेतक में उत्पन्न दोलन को समाप्त करता है, वह सिस्टम डैम्पिंग सिस्टम या अवमंदक प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो ये अवमंदक प्रणाली का यूज़ किस तरह से हम करते हैं, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हम एयर डैम्पिंग के थ्रू डैम्पिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इट मीन्स अपने ऑक्सीलेशन को ख़त्म कर सकते हैं। एयर डैम्पिंग कैसे होती है, अब इसके बारे में आप देखिए। इस कंडीशन में जो हमारा पॉइंटर है उस पॉइंटर के साथ एक सिलेंडर और एक पिस्टन लगा दिया जाता है। ठीक है, एक सिलेंडर और एक पिस्टन लगा दिया जाता है। तो देखिए सिलेंडर क्या है, बेसिकली एयर कंप्रेसर जिस तरह से इंजेक्शन हमारा वर्क करता है उसी तरह से ये डैम्पिंग सिस्टम भी वर्क करता है। इस कंप्रेसर के अंदर एयर भरी होती है, सिलेंडर में क्या होती है, एयर भरी होती है, ये एयर चैम्बर जिसको बोलते हैं। तो ड्यू टू एयर क्या करता है, एयर अपोज करता है हमेशा अपने जो पिस्टन है उसके मूवमेंट का, और इसी वजह से जब हमारे इस पॉइंटर में ऑक्सीलेशन क्रिएट होता है तो ऑक्सीलेशन की कंडीशन में हमारा जो पिस्टन है वो इस पॉइंटर को रोक कर रखने का काम करता है। तो इस तरह से जो हमारा फर्स्ट है एयर फ्रिक्शन मेथड,
इसके थ्रू हम ऑक्सीडेशन को खत्म कर सकते हैं पॉइंटर के, ठीक है। सेकंड आता है हमारा एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग भंवर धारा अवमंदन, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या करते हैं हम, बेसिकली इसका यूज बहुत ही सीमित है, ठीक है। भंवर धारा जो हमारा अवमंदन सिस्टम है इसका यूज बहुत ही सीमित है। इसमें हम क्या करते हैं, एक कोर लगा देते हैं, कहिए एक डिस्क लगा देते हैं और डिस्क के थ्रू डैम्पिंग को कंट्रोल करते हैं। देखिए दिखाते हैं कैसे। इस तरह से हमारा पॉइंटर लगा हुआ है, पॉइंटर के साथ एक आयरन की डिस्क हमने लगा दी और डिस्क के बाद यहाँ पे एक मैग्नेट लगा दिया, ठीक है। मैग्नेट लगा दिया। अब जिस कंडीशन में जो हमारा शाफ्ट है, इट मीन्स ये हमारा पॉइंटर का शाफ्ट, ये रोटेट करेगा तो इसके साथ लगी हुई डिस्क भी रोटेट करेगी और ड्यू टू डिस्क के रोटेशन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ लगेगा और यहाँ पे एडी करंट लॉस होगा। और एडी करंट लॉस होने के साथ ही साथ यहाँ पे मैग्नेटिक रिएक्शन फोर्स, ये मैग्नेट क्या है, एक मैग्नेट है और ड्यू टू इंडक्शन इस आयरन की डिस्क पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होके दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के आपसी रिएक्शन की वजह से ये शक्ति पे डिस्क पे एक मैग्नेटिक फोर्स इफेक्टिव होगा जो कि इसको स्टॉप कंडीशन पे रखेगा। और स्टॉप कंडीशन पे रखने का एक और भी रीज़न है, एज्यूम कीजिए कि यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ पोल बन रहा होगा और नॉर्थ है तो यहाँ साउथ बन रहा होगा, यहाँ नॉर्थ होगा, तो ये नॉर्थ और साउथ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और इस कंडीशन में जो हमारी डिस्क है वो कोई मूवमेंट नहीं करेगी। डिस्क के मूवमेंट को कंट्रोल करने की वजह से हमारा जो पॉइंटर है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह का जो सिस्टम है हमारा वो एडी करंट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर फ्रिक्शन मेथड, ठीक है। एयर फ्रिक्शन मेथड क्या है, अब हम इसकी बात करते हैं, सॉरी लिक्विड फ्रिक्शन मेथड, ठीक है, द्रव घर्षण विधि। तो अब लिक्विड फ्रिक्शन मेथड को हम बताते हैं आपको किस तरह से यूज करते हैं। लिक्विड फ्रिक्शन डैम्पिंग, इस डैम्पिंग सिस्टम के लिए सिंपल सी बात है कि एक जो है आप कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हाई विस्कोसिटी वाली लिक्विड फिल करते हैं और ये सील टैंक होता है हमारा, ठीक है। और इस टैंक के साथ ही साथ यहाँ पे हम ब्लेड लगा देते हैं, ठीक है। और ये ब्लेड किससे जुड़ी होती है, पॉइंटर वाले शाफ्ट से, और इससे जुड़ा होता है हमारा पॉइंटर। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है हमारा लिक्विड सिस्टम में होता है, लिक्विड सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट किया गया है एक लिक्विड का वो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ लगा दिया जाता है। ये लिक्विड क्या करता है, बेसिकली इस जो यहाँ पे जो ये कहिए जो ब्लेड्स लगी हुई है, ठीक है, उन ब्लेड्स को घूमने से रोकता है। इट मीन्स जिस कंडीशन पे ये मूवमेंट करेगा हमारा पॉइंटर और उस पर कोई ऑक्सीलेशन क्रिएट होगा तो ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स ऑफ लिक्विड एंड ब्लेड, इस ब्लेड और लिक्विड के रिएक्शन फोर्स के रीजन से यहाँ पे क्या होगा, पॉइंटर में जो डैम्पिंग है वो खत्म हो जाएगी या जो हमारा ऑक्सीलेशन है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक सिस्टम वर्क करता है। तो अब आपने पढ़ लिया कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के सक्सेसफुली वर्किंग के लिए, इट मीन्स उसको चलाने के लिए डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, उसके नियंत्रण के लिए कंट्रोलिंग सिस्टम और उसके फिक्स पॉइंट पे जाने के बाद पॉइंटर के ऑक्सीलेट करने वाली कंडीशन में डैम्पिंग सिस्टम। ये तीन सिस्टम जो है हमारे किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में सक्सेसफुली वर्क करते हैं और हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे फिजिकल क्वांटिटी या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या इंडिकेटिंग क्वांटिटी को मेज़र करके बता देता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक फर्स्ट चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हमने जो है जो इंस्ट्रूमेंट वर्क कराना है, जो इंस्ट्रूमेंट हमारा चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है,
कैसे चलेगा, कैसे वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें